अब आ जाइए सेकंड लॉ में, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। नया टॉपिक दे दीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और इसी को हम लोग जिस तरह किरचॉफ्स करंट लॉ को शॉर्ट में केसीएल कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को केवीएल कहते हैं। बहुत लोग इसको किरचॉफ्स बोलते हैं, किरचॉफ्स सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, यू शुड यूज किरचॉफ्स। अब बस ये ध्यान देना है कि दोनों लॉ में फ़र्क क्या है वो भी हम लोग ध्यान में लेके चलते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि किरचॉफ्स करंट लॉ की जब बात करेंगे तो एक पॉइंट की बात करेंगे, लेकिन जैसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में आएंगे हम एक सर्किट की बात करेंगे, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ की बात करेंगे। ठीक है, जाहिर है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग वहीं अप्लाई कर सकते हैं जहां सर्किट हो, जहां क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हो। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। और मैंने आपको पहले ही बताया वोल्टेज हम लोग किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को, यस, तो लिख लीजिए द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस। अब ऑल द वोल्टेजेस के बाद ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए ईएमएफ्स। बाद में आपको ईएमएफ का भी मतलब बताएंगे। ऐसे जनरल हम लोग बोल देते हैं कि ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में एक अंतर होता है, वो बताएंगे आपको, इसके बाद बताएंगे। तो ईएमएफ्स वोल्टेज राइजेज, ठीक है, तो ईएमएफ्स वोल्टेज राइजेज और कॉमा देके वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप्स। अब ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। ऑल द वोल्टेजेस के बाद ये लिखना था ईएमएफ्स कॉमा देके वोल्टेज राइजेस कॉमा देके वोल्टेज ड्रॉप्स। अब क्लोज कर लीजिए। यानी जो भी वोल्टेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं वो तीन तरह का ही हो सकता है, या तो कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाए हो जो ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा हो, या किसी सर्किट एलिमेंट के अलॉन्ग वोल्टेज राइज हो रहा हो, या किसी सर्किट एलिमेंट के अलॉन्ग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो। इन सब को हम वोल्टेजेस के टर्म में लेके आते हैं, इसलिए वोल्टेजेस के आगे हमने ये ब्रैकेट दिया। ठीक है, तो लिख लीजिए, फिर से बोल देते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, और उसके बाद ये ब्रैकेट में ये सारी चीजें लिख लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके आगे लिखना है इन एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ ऑफ अ नेटवर्क और अ सर्किट, ऑफ अ नेटवर्क और अ सर्किट। सर्किट के बाद एक कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए दैट इज ट्रैवर्स्ड, दैट इज ट्रैवर्स्ड, TRAVERSED, दैट इज ट्रैवर्स्ड, यानी जिसके अलॉन्ग मूव किया जाए। दैट इज ट्रैवर्स्ड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज 0। ठीक है, मतलब क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस along any electrical network that is traversed in one particular direction is 0। यानी किसी भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, किसी भी सर्किट में अगर हम जाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहाँ सारे वोल्टेजेस का सम टोटल जो है ना वो 0 होगा। जैसे अभी हम लोग ओम्स लॉ में जो सिंपल वाला सर्किट लेते थे ना, सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्किट जो हम लोग ओम्स लॉ में लिया करते थे, कौन सा था वो, तो सिर्फ एक रेजिस्टर हम लोग लेते थे, ठीक है, और एक हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स लेके चलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स लेके चलते थे। अगर V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और R इसका रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ से हमें पता चल जाता था कि I करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। अब यहाँ अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अगर हम लोग लगाएं ना, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या होता है, रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा उसके अंदर, एनीवन? जब हम लोग रेजिस्टेंस के अंदर या एक सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उस रेजिस्टेंस से होके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा
और अपोज करने की वजह से उसके अंदर हीटिंग डेवलप होगी। तो एक सर्किट में अगर V वोल्टेज अप्लाई करके उस सर्किट में अगर R रेजिस्टेंस है और इस सर्किट में अगर I करंट फ्लो हो रहा है, तो इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है यानी डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस से होके गुजरने वाला करंट I करंट है। तो इस करंट के फ्लो होने की वजह से जाहिर है इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा ये रेजिस्टेंस, अपने R मैग्नीट्यूड की वजह से अपोज करेगा, अपनी प्रॉपर्टी की वजह से अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से इस रेजिस्टेंस के अंदर हीट डेवलप होगा और ये जो हीट डेवलप होगा ना उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में हम लोग निकालते हैं कि कितना हीट डेवलप होगा, तो ये कैलकुलेट होके आता है I2R के बराबर में। ठीक है, यानी सिंपल रेजिस्टिव सर्किट में पहला ध्यान रखना है कि इस रेजिस्टेंस के अंदर सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसके वजह से यहाँ हीटिंग होगी और ये हीटिंग I2R के बराबर होगी। दूसरा एक और चीज होगा, इस रेजिस्टेंस के वजह से इस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप भी होगा और ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, IR के बराबर। ये वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो जो करंट I फ्लो हो रहा है इस रेजिस्टेंस से इनटू इसके रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि दो प्रॉपर्टीज, दो फिनोमेनन यहाँ पे हो रहा है, दो चीजें हो रही हैं। इस सिंपल रेजिस्टिव सर्किट, ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है जहाँ पे एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और एक रेजिस्टेंस है। यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ जैसे ही इस V वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से इस सर्किट में अगर I करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस रेजिस्टेंस, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से और अपोज करने की वजह से इसके अंदर हीटिंग डेवलप होगी और ये हीटिंग कितना डेवलप होगा, तो मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए हैं कि इतना हीट डेवलप होगा, I2R हीट डेवलप होगा। साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कराएगा इस सर्किट में और वो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो वो IR वोल्टेज ड्रॉप होगा। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? जो भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो रहा होगा इनटू वो रेजिस्टेंस की वैल्यू, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। गॉट दैट? अब देखो आपके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से, देखो आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है कि अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस एक सर्किट में 0 होगा, लेकिन साथ साथ कंडीशन है कि हम एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक ही बार मूव करेंगे। यानी सपोज दैट कोई एक पॉइंट हम लोग ले लिए, मान लो ये पॉइंट ले लिए एंड सपोज नेम इट, इसका अगर हमने A नाम ले दिया। अब देखो यहाँ भी हमारे पास दो पॉसिबल पाथ है मूव करने का, चाहे तो हम क्लॉकवाइज मूव करें, चाहे तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। तो कोई भी डायरेक्शन अपने मन से हम लोग ले लेंगे, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम लोग मूव करेंगे, ए पॉइंट से स्टार्ट किए और वापस उसी ए पॉइंट पे पहुंच गए, तो जितने भी वोल्टेजेस हमें मिले, अब वोल्टेजेस कितने तरह के थे ये ब्रैकेट के अंदर आपको लिखाए हैं, कितने तरह के वोल्टेजेस हो सकते थे, तो या तो ईएमएफ होता, या तो कोई वोल्टेज राइज होता, या तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होता, तीन ही तरह का पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए, एक ही डायरेक्शन में, कोई एक डायरेक्शन, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करें या क्लॉकवाइज मूव करें, अपने मन से कोई एक डायरेक्शन चूज कर लिए, उस डायरेक्शन में हम लोग मूव किए, एक ही डायरेक्शन में मूव किए, एक ही बार मूव किए, वापस आ गए उस पॉइंट पे। इस क्लोज पाथ के दौरान जितने भी हमें वोल्टेजेस मिले उन सब का अलजेब्राइक सम 0 होगा। यही आपका केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है, यही स्टेटमेंट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह वहां हमने किरचॉफ्स करंट लॉ में देखा था कि कहीं भी पॉइंट के पास करंट का दो डायरेक्शन पॉसिबल है, जैसे पॉइंट में बहुत सारा कंडक्टर्स लगा हुआ है तो करंट का दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो करंट टुवर्ड्स द पॉइंट मूव कर रहा होगा, करंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट होगा, या अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। हम अपने मन से किसी एक को पॉजिटिव एज्यूम कर लेते थे, किसी एक को निगेटिव एज्यूम कर लेते थे और उसके हिसाब से कैलकुलेट करते थे। यहाँ भी जो वोल्टेजेस है ना, यहाँ आपको पता चल गया कि तीन तरह का वोल्टेजेस है, या तो ईएमएफ होगा, वोल्टेज राइज होगा, या वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब यहाँ किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी चॉइस आपके ऊपर है, लेकिन इजी एनालिसिस के लिए आज से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा ध्यान में रखना ये चॉइस आपके ऊपर है कि किसको पॉजिटिव लें। जैसे यहाँ पे टुवर्ड्स द पॉइंट को पॉजिटिव ले या अवे फ्रॉम द पॉइंट को पॉजिटिव ले, ये आपके ऊपर है एज्यूम करना। लेकिन इजी होने एनालिसिस के लिए, कन्वीनियंस के लिए, आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे ही केवीएल में हम लोग जाएंगे ना, एक चीज़ ध्यान में देना है, कहीं भी अगर राइज इन वोल्टेज हो रहा हो, राइज इन वोल्टेज हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसी को फॉलो कीजिएगा। तो राइज इन वोल्टेज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। बहुत लोग इसका उल्टा भी लेके चलते हैं, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं।
लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए एक बार एज्यूम कर लो और उसको हमेशा मान के चलो, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ड्रॉप इन वोल्टेज को निगेटिव लेके चलना है। गॉट दैट? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप किसी को भी पॉजिटिव ले लो, लेकिन कन्वीनियंस होगा, आसानी होगा कि अगर ये साइन कन्वेंशन आप फॉलो करके चलो तो आपको दिमाग में अब ये बैठा लेना है। अब आपको करना क्या है, कोई एक पॉइंट लेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जाहिर है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट होना चाहिए, यानी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। अब जाहिर है क्लोज पाथ है, तो किसी भी क्लोज पाथ में जिस पॉइंट से चलेंगे एक डायरेक्शन में, एक राउंड हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी एक डायरेक्शन में एक बार ही मूव करके वापस हम लोग आ गए, इस पाथ को हमने कंप्लीट कर लिया। इस पाथ के दौरान जितने भी वोल्टेजेस हमें मिले उनका अलजेब्रिक सम टोटल 0 होगा। अब हमें करना क्या है, तो हम कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एज्यूम कर लेंगे, चाहे तो क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज मूव करें अपनी सुविधा से। मान लो हमने क्लॉकवाइज ही एज्यूम कर लिया, तो क्लॉकवाइज अगर हम मूव कर रहे हैं, रास्ते में देखेंगे अगर हमें कोई राइज इन वोल्टेज मिलता है हम पॉजिटिव साइन दे देंगे, अगर हमें कोई ड्रॉप इन वोल्टेज मिलता है हम नेगेटिव साइन दे देंगे। गॉट दैट? समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, अब इस सिंपल सर्किट को ले लो, सबसे आसान सर्किट है जो हम लोग हमेशा लेके चलते हैं, जिसमें हम लोग ओम्स लॉ भी निकाला करते हैं। चलो इसी को हम ले लेते हैं, फ्रेश यहां बना देते हैं। अब देखो, मान लो वही सर्किट है जो हमेशा हम लोग लेते हैं, आई करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, सबसे आसानी के लिए मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो देखो यहाँ से मूव करके आ रहे हैं। अब देखो तो यहाँ पे राइज इन वोल्टेज होगा कि ड्रॉप इन वोल्टेज होगा? यस, राइज इन वोल्टेज होगा ना, क्योंकि हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं, हम लोअर पोटेंशियल प्लेट से हायर पोटेंशियल प्लेट की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका बैटरी 1.5 वोल्ट का है तो 1.5 वोल्ट का मतलब ही है कि हायर पोटेंशियल प्लेट 1.5 वोल्ट पे है, लोअर पोटेंशियल प्लेट 0 वोल्ट पे है। तो जाहिर है लोअर पोटेंशियल प्लेट से हायर पोटेंशियल प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो 0 वोल्ट से 1.5 वोल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर एग्जांपल ये लेके चलें, यानी राइज इन वोल्टेज हो रहा है। अगर 10 वोल्ट की बैटरी रहती है तो उसका मतलब क्या है कि हायर पोटेंशियल प्लेट 10 वोल्ट पे है, लोअर पोटेंशियल प्लेट 0 वोल्ट पे है। तो अगेन 0 से 10 वोल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइज हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस वोल्टेज को हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो ये वोल्टेज कितना हम लोग लेके चले थे, V लेके चले थे, और V में भी कौन सा, पॉजिटिव V। गॉट दैट? पॉजिटिव V। अब यहाँ से मूव करेंगे, मूव करते करते हम लोग यहाँ पे पहुंचे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, राइज इन वोल्टेज या ड्रॉप इन वोल्टेज? यस, ड्रॉप होगा। और क्यों ड्रॉप होगा, इसका लॉजिक बता दीजिए, क्यों ड्रॉप होगा? क्योंकि देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, मैंने स्टार्टिंग के क्लास में आपको बताया था ना कि अगर हम लोग गौर करें तो हर लॉ के पीछे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आपको पता चल गया कि इसके अंदर हीट डेवलप हो रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस को सर्किट में डाल के उस रेजिस्टेंस से करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर हीट डेवलप हो रहा है। जाहिर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह है, ये हीट ये खुद से नहीं लाया होगा, है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने लगाया है ना, इसी की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो जाहिर है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी वोल्टेज को वो कम कर रहा है, क्योंकि इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म में डेवलप हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट अगर ये हीट के फॉर्म में डेवलप कर रहा है, हीट के फॉर्म में चेंज कर रहा है, तो जाहिर है ये वोल्टेज को ड्रॉप तो करेगा ना। गॉट दैट? तो इतने वैल्यू से, हायर वैल्यू से इतना हीट डेवलप होता है और इतना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसको फिर से समझ लीजिए बहुत अच्छे से, जिनको नहीं समझ में आया वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान में रखना है, कर्चॉफ्स करंट लॉ तो सबको समझ में आ गया होगा, पहला वाला कर्चॉफ्स करंट लॉ जो था, ठीक है, वो तो बहुत आसान है। नंबर ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी चार्ज एक जगह जाके कहीं जमा नहीं हो रहा है या चार्ज एक जगह कहीं प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। किसी भी पॉइंट पे जितना चार्ज आ रहा है ना, उतना ही चार्ज निकल जा रहा है। बहुत ईजी है। कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में, अब मैंने पहले ही बताया था कि दोनों लॉ में बेसिक अंतर क्या है। कर्चॉफ्स करंट लॉ में एक पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, लेकिन कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में, केवीएल में एक सर्किट की हम लोग बात करते हैं, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ की हम लोग बात करते हैं। गॉट दैट? अब कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है
एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ में ना एक डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे और मूव करके वापस उसी पॉइंट पे जब पहुंच जाएंगे, यानी एक क्लोज पाथ जब हमने कर लिया, उस क्लोज पाथ के दौरान जितने भी वोल्टेजेस मिले हमें उनका अलजेब्रिक सम 0 होगा। ठीक है, एक सर्किट में एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ में एक राउंड पूरा करने के बाद जितने भी वोल्टेजेस हमें मिले वो वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 होगा। वहाँ करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता था, यहाँ वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 होगा। गॉट दैट? ठीक है, अब देखो इसको आसानी से समझ लीजिए। एक बार फिर से फ्रेश बना दे रहे हैं। ये सिंपल सर्किट है, ये सिंपल सर्किट से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्किट है ये। ठीक है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्किट है। एक सिंपल रेजिस्टेंस को हमने ले लिया। जैसे हम लोग क्या करते थे, सबने बचपन में किया होगा कि बैटरी निकाल के, टॉर्च की बैटरी को निकाल के और एक वायर को जोड़ के बल्ब जलाने की कोशिश की होगी। तो मान लो पहले जो बल्ब आता था फिलामेंट वाला, वो एक बल्ब है और सिंपल मान लो टॉर्च की बैटरी की तरह एक बैटरी को हमने लगा दिया है। अगर इसका वोल्टेज V है, इसका रेजिस्टेंस R है, I करंट फ्लो हो रहा है, तो ओम्स लॉ तो इसके पहले सबको समझ में आ गया था। सबको पता था कि ओम्स लॉ के हिसाब से आपको क्या मिलता था इस सर्किट में, V इज इक्वल टू RI मिलता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग यूज कर रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट, मान लो यहाँ ये पॉइंट ले लिया आसानी के लिए, सबसे इजी रहने के लिए ये पॉइंट ले लिए, नाम दे दो इसका ये पॉइंट। इस पॉइंट से हम मूव करेंगे इस सर्किट में। मूवमेंट का भी देखो दो डायरेक्शन पॉसिबल है किसी भी क्लोज पाथ में, या तो हम क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं या हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। ये भी आपके ऊपर है, कोई भी एक चुन लो। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना है, मान लो कोई भी चुन लिए, मान लो क्लॉकवाइज ही चुन लिए। अब इस क्लॉकवाइज मूव करने के दौरान देखो कौन कौन सा वोल्टेजेस हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले कौन सा वोल्टेज हमें मिल रहा है, ये जो सोर्स वोल्टेज है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है जो बैटरी के फॉर्म में है। दूसरा वोल्टेज कौन सा मिल रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रेजिस्टिव सर्किट है इसमें दो चीज़ें होती हैं। रेजिस्टिव सर्किट में सबसे पहले तो रेजिस्टेंस अपने से होके गुजरने वाले करंट को अपोज करेगा। अपोज करने की वजह से उसके अंदर हीट डेवलप होगा। वो हीट कितना डेवलप हो रहा है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, कितना होता है I²R। साथ साथ अब जाहिर है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पोर्शन हीट में डेवलप हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पोर्शन हीट में डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली ये वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कम होगी ना। ठीक है, देखो एनर्जी कंजर्व्ड है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितना था उसका कुछ पार्ट हीट में निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगा ना, तो वोल्टेज ड्रॉप तो कराएगा ये। तो ये वोल्टेज ड्रॉप IR के बराबर होता है। यस, IR के बराबर होता है। कैसे मिला आपको ये IR के बराबर होता है, तो आपको ऑलरेडी ओम्स लॉ से मिल चुका है कि ये जो IR वोल्टेज ड्रॉप है ना ये V के बराबर है। ऑलरेडी आपको ओम्स लॉ से मिल गया है, ये V के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इस पाथ में ए पॉइंट से चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वापस ए पॉइंट पे पहुंच गए, तो आपको दो ही तरह का वोल्टेज मिल रहा है। एक सोर्स वोल्टेज, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा ये IR ड्रॉप मिल रहा है। तो अब देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से इन दोनों का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है। गॉट दैट? ठीक है, अब 0 होना चाहिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये साइन कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, राइज इन वोल्टेज को पॉजिटिव लेना है, ड्रॉप इन वोल्टेज को नेगेटिव लेना है। ठीक है, आप चाहो तो इसका उल्टा भी ले सकती हो, लेकिन इजी के लिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए यही एक एज्यूम कर लो, हमेशा यही एक लेके चलना, किसी भी सर्किट में यही फॉलो करना, इजी रहेगा, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो होगा कि एक बार ड्रॉप को पॉजिटिव लिए, अगले कैलकुलेशन में राइज को पॉजिटिव लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए अच्छा है कि इसको एज्यूम कर लो, राइज को हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, ड्रॉप को नेगेटिव लेके चलेंगे। अब देखो मूव करते हैं, चलना शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज हमें मूव करना है, ए से गए इस तरफ, तो देखो कैसे जा रहे हैं। छोटा वाला लाइन आपको पहले ही बताया, बैटरी का छोटा वाला लाइन मीन्स लोअर पोटेंशियल प्लेट, बड़ा वाला लाइन मीन्स हायर पोटेंशियल प्लेट। तो पोटेंशियल का राइज हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है, राइज हो रहा है। तो राइज को हम लोग क्या करेंगे, राइज को पॉजिटिव साइन लगाएंगे,
यानी इस V वोल्टेज को जब लिखेंगे ना तो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। अब आगे मूव किए, ये तो वायर है, तो वायर के अंदर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप या राइज नहीं हो रहा है, यहाँ पहुँचे। अब यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ड्रॉप होगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो IR वोल्टेज है और इसका ड्रॉप हो रहा है, साइन कौन सा लगाएंगे? यस, तो माइनस IR, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से इन दोनों वोल्टेज, सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो अगेन देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओम्स लॉ से जो वैल्यू मिलती थी उतनी ही वैल्यू इससे भी आपको मिल जाएगी, V इज इक्वल टू RI या IR। तो ओम्स लॉ से भी वही वैल्यू मिली, इससे भी वही वैल्यू मिला आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। लेकिन ये तो सिंपल सर्किट था ना, जैसे ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जाएंगे, जहां बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे सर्किट एलिमेंट हैं, बहुत सारे लूप हैं, बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस हैं, वहां क्या होगा, वहां ओम्स लॉ से कैलकुलेशन करना, एनालिसिस करना मुश्किल होगा। तो वहां हमारे लिए हेल्पफुल होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमने देखा कि सिंपल सर्किट में दोनों से सेम मिल रहा है वैल्यू, ठीक है, लेकिन ये तो सिंपल सर्किट है ना, सिंपलेस्ट पॉसिबल है। जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में जाएंगे तो वहां ओम्स लॉ से कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि इससे आंसर नहीं मिलेगा, इससे भी वही आंसर मिलेगा, लेकिन कैलकुलेट करना मुश्किल होगा, आपका कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपका एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहां हमारे लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये ईजी एनालिसिस आपको कर देता है, ये आपके लिए आसान कैलकुलेशन को बना देता है, एनालिसिस को बना देता है। गॉट दैट? अब समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आज का इतना रहने देते हैं हम लोग, इसके आगे बाकी चीज़ें कवर करेंगे। और जब ये आपको समझ में आ गया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समझ में आ गया, तब आपको ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में अंतर समझ में आ जाएगा। तो अगले दिन आपको ईएमएफ पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग कहते हैं। नाम में फोर्स लगा हुआ है लेकिन वो फोर्स नहीं है, एक्चुअली वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर है, वो अंतर किस वजह से है वो भी हम लोग देखेंगे। तो आगे चल के ईएमएफ के बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद बाकी सर्किट एनालिसिस में हम लोग जाएंगे। बाकी हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद लेंज लॉ देखेंगे, फिर हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दें हम लोग।